नमस्कार, यूपी स्पॉन्सर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का 2025-2026 के लिए बजट पेश किया गया है। बजट चाहे वो यूनियन का हो या यूपी का, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना होता है। और पिछले कुछ एग्जाम्स को अगर हम लोग देखें तो बजट के क्वेश्चंस का वेटेज भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश बजट के उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। इस बजट में हम लोगों ने यहाँ पर सभी पॉइंट्स कवर किए हैं, इसलिए अगर आप इस वीडियो को ठीक से कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कहीं से कुछ और करने या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न ही कोई आपको अलग से मैगजीन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और न ही आपको कोई और वीडियो यहाँ पर देखने की जरूरत है। सारा कुछ यहाँ पर कवर है और इसका जो पीडीएफ है ये भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बजट में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने लॉन्च की है और किन आंकड़ों पर स्पेशल जो है फोकस करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, ताकि जो एग्जाम आने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए आप तैयार हो जाएं और बजट से आने वाले सभी क्वेश्चंस आप आसानी से वहां पर अटेम्प्ट कर सकें और अच्छी तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग बजट को देखते हैं। हमें पता है कि हमारा जो संविधान है वो 1950 में लागू हुआ था और 1950 में ही उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और ये जो साल 2025 चल रहा है इसमें दोनों के ही 75 साल पूरे हो रहे हैं। अमृत महोत्सव सरकार की ओर से चल रहा है, तो ऐसे मौके पर ये जो उत्तर प्रदेश का बजट आया है ये एक अलग इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखता है। यहाँ पर जो बजट का फोकस है वो किस पर है? बजट का फोकस है युवाओं पर, महिलाओं पर और किसानों के उत्थान पर इस बजट का फोकस है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में के संदर्भ में जो अपना जो जवाब दिया था उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बजट है ये सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिना की जो अवधारणा है उसके अनुरूप गरीब, अन्नदाता किसान, युवा और महिला उत्थान को ये बजट समर्पित है। उनके हिसाब से इस बार का जो बजट है वो वंचित को वरीयता की मूल भावना पर आधारित है। अगर हम लोग देखें तो जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार है जिसका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है उसका ये 9वां बजट है और इसको पेश किया है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया है और खास तौर से जो वंचित वर्ग है, जो डिप्राइव्ड क्लास है, उसके विकास के लिए एक एक क्लियर विजन इस बजट में हमको दिखाई देता है। यहाँ पर ये जो बजट है इस बजट में उत्तर प्रदेश ने 5T के मंत्र को फॉलो किया है। ये 5T के मंत्र हमारे पास कौन कौन से हैं? ये 5T के जो मंत्र हैं इसमें हमारे पास एक आता है 5T में, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक 5T हमारे पास कौन कौन से? तो पहला है हमारा ट्रेड, दूसरा है टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, और टैलेंट। यानी कि इस बजट में उत्तर प्रदेश जो है वो 5T का जो मंत्र है यानी कि व्यापार यानी कि ट्रेड, पर्यटन यानी कि टूरिज्म, तकनीक, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा और प्रतिभा यानी कि टैलेंट के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। ठीक। जो राज्य का कार्यबल है यानी कि जो वर्क फोर्स है उसको एक सशक्त आर्थिक शक्ति में बदलने की दिशा में जो राज्य है वो तेजी से काम कर रहा है। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका जो टारगेट है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, उसी जो लक्ष्य को ये बजट आगे बढ़ाने का काम करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो बजट हमारा है ये बजट का जो साइज है ये साइज है हमारे पास 8,08,736.06 करोड़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में बजट का साइज पूछ लिया जाता है। तो ये 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट है और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछली बार का बजट जो था वो उस समय तक का सबसे बड़ा बजट है और ये उससे भी बड़ा बजट है। क्यों? क्योंकि इस बजट का जो साइज है वो पिछले वाले 2024-2025 के बजट से भी 9.8% क्या है, ज्यादा है। हम इसको लगभग 10% बोल देते हैं कि पिछले वाले बजट के साइज से 10% जो साइज है इसका ये ज्यादा है। ये पूरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे एक खास बात और है कि हम बजट में दो तरीके के खर्चे देखते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय देखते हैं और दूसरा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय देखते हैं।
जो राजस्व व्यय होता है वो डेली के खर्चों से संबंधित होता है, रेगुलर खर्चों से संबंधित होता है। और जो पूंजीगत व्यय होता है वो कैपिटल एसेट्स के क्रिएशन यानी कि पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण से संबंधित होता है। जैसे सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, इस तरीके के जो काम है जो राज्य के विकास में एक बड़ा योगदान देते हैं, उनके लिए पूंजीगत व्यय किए जाते हैं। और ये इस बजट की एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इस बजट में पूंजीगत व्यय जो है वो कुल बजट की जो साइज है उसके 20.5% के बराबर है। यानी कि पूंजीगत व्यय के लिए एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर रखा गया है, जो ये दिखा रहा है कि जो सरकार है वो विकास की ओर गंभीर है और कैपिटल एसेट्स के क्रिएशन के लिए उसने एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर बजट में रखा है। बजट में अगर हम अलग अलग सेक्टर्स में जो पैसा लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है खर्च होने का, उसके बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहाँ पर अवस्थापना विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 22%, अलग से इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर कि अवस्थापना विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट के टोटल एक्सपेंडिचर का 22% यहाँ पर अलोकेट किया गया है। शिक्षा के लिए 13% अलोकेट किया गया है। एग्रीकल्चर और अलाइड जो सर्विसेज हैं, कृषि और जो संबद्ध सेवाएं हैं, उसके लिए 11% जो पैसा है उसके लिए आवंटित किया गया है। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 6% खर्च यहाँ पर किया जाएगा बजट के साइज का। और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम यानी कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हेतु 4% संसाधन आवंटित किए गए हैं। तो कैसे कैसे कितना कितना पैसा किस किस जगहों के लिए है ये यहाँ पर है। तो ये पूरा वाला सेगमेंट आपका इम्पोर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान रखना है। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि इस बजट में 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए है ना, यानी कि 28,478.34 की नई योजनाएं यहाँ पर इसमें इंट्रोड्यूस करी गई हैं। इतना पैसा नई योजनाओं के लिए यहाँ पर लगाया गया है। ठीक। दूसरी चीज एक और यहाँ पर देखनी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उत्तर प्रदेश विकास के मामले में अर्थव्यवस्था के साइज के मुकाबले में अब इस समय किस पोजीशन पर आ गया है? नंबर 2 पर आ गया है। नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर आ गया है उत्तर प्रदेश, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2016-17 में अगर देखा जाए तो 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी वो छठे स्थान पर थी। और आज 2025-26 जब शुरू हो रहा है और 2024-25 जब खत्म हो रहा है तो उत्तर प्रदेश एक लंबी छलांग मारकर छठे पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आ गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रख लेनी है कि अभी हम महाराष्ट्र से पीछे हैं, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ठीक है, यहाँ अगर हम इस बजट के बारे में कुछ देखें कि जो पैसा है और जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो बजट में जो कुल प्राप्तियां हैं वो 7,79,242.65 रुपए हैं। राजस्व प्राप्तियां हमारे पास 6,62,690.93। पूंजीगत प्राप्तियां हमारे पास इतनी है। कर राजस्व इसमें से हमें 5,50,172.21 रुपए मिला है, जिसमें से राज्य का अपना जो टैक्स है वो इतना है और केंद्र से जो राज्यों को, उत्तर प्रदेश राज्य को टैक्स में जो हिस्सा मिला है वो नीचे यहाँ पर ये दिया हुआ है। कुल व्यय जो है वो 8,08,736.06 है। राजस्व लेखे का व्यय यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 5,83,174.57 है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2,25,561.49 है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम लोग देखें, हम लोगों ने अभी जब यूनियन बजट के कंपोनेंट्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है यानी कि जो राजस्व घाटा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट होता है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि अगर रेवेन्यू रिसीप्ट ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राजस्व बचत बोलते हैं, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस बोलते हैं। वहीं रेवेन्यू रिसीप्ट यानी कि राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो हमारी कम हो जाती हैं और राजस्व व्यय ज्यादा हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा। अब मुझे यहाँ पर देख के बताइए कि यहाँ पर राजस्व प्राप्तियां 6,62,690.93 है और राजस्व व्यय 5,83,174.57 है।
यानी कि इस बजट में जो रेवेन्यू रिसीव्ड यानी कि राजस्व प्राप्तियां हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है ये राजस्व बचत वाला बजट है, यानी कि हमारे बजट में रेवेन्यू सरप्लस है, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे हमें ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है इसमें राजस्व घाटा नहीं है, इसमें राजस्व बचत है। ठीक, कितनी राजस्व बचत है? तो राजस्व बचत है हमारी 79,516.36 करोड़ रुपए, यानी कि 79,516.36 करोड़ रुपए की राजस्व बचत उत्तर प्रदेश में इस बजट में दिखाई गई है, ये अनुमानित है। ठीक, इससे क्या समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य की जो कैटेगरी थी, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था, तो उस बीमारू राज्य की कैटेगरी से निकल कर अब वो एक विकसित राज्य की कैटेगरी में आ रहा है। और ये एक रेवेन्यू सरप्लस वाला, राजस्व अधिशेष या राजस्व बचत वाला एक राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर हम बात करें राजकोषीय घाटे की, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, तो राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन फिर भी राजकोषीय घाटा जो एक 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 लिमिट डिसाइड करके रखी गई है, उस लिमिट के अंदर ही है और लगातार घटता हुआ चला जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है उत्तर प्रदेश का, जो फिजिकल डेफिसिट है वो 91,399.80 करोड़ रुपए अनुमानित है। 91,399.80 करोड़ अनुमानित है। और अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो ये आ रहा है 2.97%। कैसे निकालेंगे? निकालेंगे परसेंटेज फिजिकल डेफिसिट डिवाइडेड बाय स्टेट का जो जीडीपी है मल्टीप्लाइड बाई 100। तो राज्य के जीडीपी के हिसाब से जब ये परसेंटेज निकाला गया तो ये 2.97% है, जबकि टारगेट क्या है 3.5% से कम रखना। तो ये 3.5% से कम है, ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ अगर देखें तो मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो राज्य सरकार है वो 10 सेक्टर्स पर खास तौर से ध्यान दे रही है, और उन 10 सेक्टर्स के लिए उसने सेक्टर वाइज एक कार्य योजना तैयार की है, एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। ये कौन कौन से 10 सेक्टर हैं? इंपॉर्टेंट है कि किन 10 सेक्टरों पर खास ध्यान दिया जा रहा है या उनके लिए एक विशेष कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। ये 10 सेक्टर है हमारे पास: कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं यानी कि कृषि और कृषि से संबंधित सेवाएं, ठीक, अवस्थापना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यटन, शिक्षा, नगर विकास, फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि। ये इंपॉर्टेंट इन्होंने सेक्टर्स को यहाँ पर चिन्हित किया है, और चिन्हित करके इनके लिए विशेष कार्य योजना राज्य के द्वारा तैयार की गई है, जिससे कि जो उत्तर प्रदेश है वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का अपना जो टारगेट है उसको वो अचीव कर सके। ठीक, साथ ही साथ किसी भी राज्य के लिए जरूरी होता है कि उसमें निवेश आए, उसमें इन्वेस्टमेंट आए। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि राज्य जो है वो इन्वेस्टमेंट समिट्स का आयोजन करती है। उत्तर प्रदेश ने भी किया था, अभी बंगाल ने किया, कर्नाटक ने किया, और अलग अलग राज्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो राज्य को एक मुख्य निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना चाह रही है, और ये चाह रही है कि देश और देश के बाहर के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करें। निवेश करेंगे तो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, रोजगार जनरेट होगा, स्टेट की जीडीपी बढ़ेगी। ठीक, और ये देश के ग्रोथ इंजन के रूप में भी स्थापित हो जाएगा, और इसके लिए जो राज्य सरकार है वो कमिटेड है। दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स यहाँ पर हमारे बजट में उनका उल्लेख किया गया, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। अगर हम देखें नीति आयोग की, हम लोगों ने करंट के वीडियोज में भी नीति आयोग की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में बात की थी, और उस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, तो उसी का बजट में भी उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है कि नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 का जो पीरियड है उसके लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति यानी कि जो फिजिकल पोजीशन है, फिजिकल हेल्थ है, उसके बारे में रिपोर्ट जारी की थी, और उत्तर प्रदेश को उसमें अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया था। मुझे कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था उसमें, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ठीक, और ओवरऑल जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स था
वो 2014 से 2019 की अवधि में उसमें जो उत्तर प्रदेश का स्कोर था वो 37 था, और 2022-23 में स्कोर बढ़कर कितना हो गया, 45.9 हो गया, जो उत्तर प्रदेश की जो एक राजकोषीय हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उसके सुधार का एक हमें इंडिकेशन देता है। ठीक। वहीं भारतीय जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी यहाँ पर एक एक स्टडी रिपोर्ट यहाँ पर जारी की थी। ठीक है। तो 2024-25 के लिए रिजर्व बैंक ने जारी की है, और उसने कहा कि प्रदेश की जो ऋणग्रस्तता है, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में प्रदेश की ऋणग्रस्तता कितनी है इसके बारे में सवाल आ जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश की जो ऋणग्रस्तता 2016-17 की समाप्ति में जीएसडीपी का 36.7% थी, यानी कि राज्य की जीडीपी का, स्टेट जीडीपी का 36.7% थी, वो 2022-23 में घटकर 30.4% हो गई। यानी कि उत्तर प्रदेश पर ऋणों का जो बोझ है, कर्ज का जो बोझ है, वो भी लगातार क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर वर्ष 2024-25 में स्टेट की जो जीडीपी थी वो 27.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। अगर हम इसको पीछे से कंपेयर करें तो 2017-18 में उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वो 12.89 लाख करोड़ रुपए थी, और 2024-25 में वो 12.89 लाख करोड़ से बढ़कर कितनी हो रही है, 27.51 लाख करोड़, यानी कि दोगुनी से भी ज्यादा वो हो रही है 2024-25 में 2017-18 के मुकाबले। ठीक। यहाँ अगर देखें इसको इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो 2023-24 में भारत की जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी वो 9.6% थी। कितनी थी, 9.6%। ये पूरे भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट थी। और उसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट देखें तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 11.6% रही है। यानी कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से भी ज्यादा तेजी से उत्तर प्रदेश ग्रो कर रहा है, और भारत की 9.6% की जीडीपी के मुकाबले उत्तर प्रदेश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 11.6% रही है। ठीक। वहां अगर हम लोग इसको देखें, पिछले 3 सालों को देखें, तो पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश ने 14.9% की जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट प्राप्त करी है। ठीक है। किस चीज में, जो पर कैपिटा इनकम है। और 2023-24 में भारत की जो उत्तर प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो 93,514 रुपए के स्तर पर आ गई है। यानी कि पिछले 3 सालों में एनुअल ग्रोथ रेट जो रहा है पर कैपिटा इनकम का उत्तर प्रदेश का वो 14.9% रहा है। और 2023-24 में उत्तर प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो 93,514 करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 93,000 रुपए से भी ज्यादा पहुंच गई है। ये उत्तर प्रदेश के विकास को, उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं, ये तो सारे आंकड़े हो गए, डेटा हो गया। बात कर लेते हैं कि इस बजट में जो इम्पोर्टेंट योजनाएं और इम्पोर्टेंट घोषणाएं करी गई हैं, और जो बजट का एलोकेशन किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। तो आगे चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है हमारी, और इनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी विधानसभा को आधुनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से लैस करने की तैयारी कर रही है। ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स का एस्टैब्लिशमेंट वहां पर किया जाएगा, और इसके लिए बजट में उसने विशेष रूप से जो व्यवस्था है वो प्रस्तावित की है। ठीक। वहीं प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना और साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसोर्स ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना को भी बजट में शामिल किया गया है। तो ये दो नई योजना है, कौन कौन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना और साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसोर्स ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना को बजट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में साइंस सिटी, साइंस पार्क्स और जो प्लानिटोरियम यानी कि नक्षत्रशालाएं या तारामंडल है उनकी स्थापना, और जो पुराने तारामंडल है उनके नवीकरण की कार्य योजना भी बनाई गई। हम लोग इनको भी देखते हैं थोड़ी देर में। इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक है, और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जो जनपद मुख्यालय हैं, उन जनपद मुख्यालयों के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है।
यानी कि जो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होंगे, उन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंतर्गत 58 नगर निकायों को चिन्हित किया जाएगा और उनको आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कितने आदर्श स्मार्ट नगर निकायों का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा, तो वो कितने हैं, 58 है। 58 आदर्श नगर निकायों को नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जो पैसे का इंतजाम किया गया है वो हर नगर निकाय के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और टोटल जो अमाउंट यहाँ पर है वो 45 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट डाला गया है। ठीक, क्लियर। 2.5 करोड़ रुपया पर नगर निकाय, उसको आदर्श स्मार्ट नगर निकाय में कन्वर्ट करने के लिए, और टोटल कितना अमाउंट यहाँ पर है, 145 करोड़ रुपए। फिर यहाँ पर प्रदेश में पावर्टी को खत्म करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है जीरो पावर्टी अभियान, है ना, या शून्य गरीबी अभियान। इसको 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था, गांधी जयंती के अवसर पर। ठीक, 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पावर्टी अभियान शुरू किया गया था। और इस अभियान का काम क्या है, इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो सबसे गरीब परिवार होंगे, निर्धनतम परिवारों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। और उन निर्धनतम गरीब परिवारों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मूलभूत जरूरतें हैं, उनको पूरा करने, और उनकी जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है, उसको कम से कम 1,25,000 रुपए तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा कदम उठाए जाएंगे। तो हर पंचायत में सबसे गरीब परिवारों को चिन्हित करके इस तरीके से उनका विकास करने का काम किया जाएगा कि उनकी जो वार्षिक आय है वो 1,25,000 तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाए और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। इस शून्य गरीबी अभियान के लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना आवंटन किया गया है, 250 करोड़ रुपए का, 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। और अभी सरकार ने यह आंकड़ा दिया है कि इसके अंतर्गत अभी तक 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है। कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है, 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है। और मूलभूत आवश्यकताओं की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मूलभूत आवश्यकताएं जिनको पूरा किया जाएगा वो कौन सी हैं, भोजन है यानी कि खाना है, कपड़े हैं, शिक्षा है, चिकित्सा और आवास। ये मूलभूत आवश्यकताओं को भी यहाँ पर पूरा किया जाएगा और सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर कर ये सारे काम वहां पर किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो एक इमेज है उसको बेहतर करने के लिए देश के अंदर और देश के बाहर, विदेशों में और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की इमेज को बेहतर करने के लिए, ठीक है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की इमेज अच्छी होगी, उसकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, तभी तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। यहाँ पर कुछ काम किए गए हैं, जैसे विदेशों में रोड शो और सेमिनार किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए, रोड शो और सेमिनारों में भाग लेने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ मोटो जीपी, है ना, जो रेस होती है, मोटो जीपी का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी रेसिंग प्रतियोगिता के आयोजन के लिए इन्वेस्ट यूपी और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यीडा द्वारा 20 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो उत्तर प्रदेश की वैश्विक ब्रांडिंग और उत्तर प्रदेश में आने वाले निवेश को बढ़ाना है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग के लिए किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की इमेज को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात अगर करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवेज के निर्माण का निर्णय लिया गया है। 4 नए एक्सप्रेसवेज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो जो राज्य है उसमें सड़क नेटवर्क को और एक्सटेंड करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए इन 4 नए एक्सप्रेसवेज की घोषणा यहाँ पर की गई है। अगर हम देखें तो प्रेजेंटली वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो राज्य है उसमें 1,194 किलोमीटर के 5 ऑपरेशनल मतलब जो अभी काम कर रहे हैं एक्सप्रेस वेज चल रहे हैं, और 594
94 किलोमीटर लंबे जो लंबा जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो 1194 किलोमीटर कुल लंबाई वाले 5 एक्सप्रेस अभी परिचालित हैं, ऑपरेशनल हैं। और गंगा जो एक्सप्रेस वे है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का जो सड़क नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, वो भारत में सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे नेटवर्क बनने की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ अगर बात की जाए तो जो 4 नए एक्सप्रेसवेज हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास जो है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, और इसके लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कहाँ से शुरू होगा, कौसिया जो कि हरदोई में है वहां से शुरू होगा, और फर्रुखाबाद तक से होते हुए ये जाके उनको कनेक्ट करेगा। ठीक, ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब होगा बिल्कुल नया एक्सप्रेसवे है जो बन रहा है। पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, बिल्कुल नई जगह पर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, और इसके लिए 900 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। दूसरा जो है वो है मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का एक विस्तार करते हुए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए, और इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक, तीसरा है हमारे पास गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, और इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें तो पहला ये जो वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसको मेरठ से जोड़ा जाएगा, हरिद्वार से जोड़ने के लिए मेरठ तक उसको एक्सटेंड किया जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे को। और यहाँ पर 50 करोड़ रुपए का इसके लिए भी किया गया है। और जो हमारा विंध्य एक्सप्रेसवे है, जो गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली से होते हुए सोनभद्र से जोड़ेगा, उसके लिए भी 50 करोड़ रुपए की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ठीक, अगर हम गंगा एक्सप्रेस वे की बात करें तो गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है, जो 6 लेन का है, और ये 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जो मेरठ से लेके प्रयागराज तक फैला होगा। ठीक, तो गंगा एक्सप्रेस पे मेरठ से प्रयागराज तक है। मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा, जो हम लोगों ने अभी देखा, 50 करोड़ रुपए। और फिर प्रयागराज से इसको एक्सटेंड करके सोनभद्र तक जोड़ने के लिए एक विंध्य एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसके लिए भी 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। ठीक, फिर अगला है हमारा अगला है हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 144 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एक और एक्सप्रेसवे यहाँ पर निर्माण यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है, जो है बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के लिए भी 50 करोड़ रुपए की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। तो कुल कितने एक्सप्रेसवेज हमारे पास हो गए? एक ये एक्सप्रेसवे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, दूसरा है गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए, और तीसरा है जो गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज तक जाएगा उसको और एक्सटेंड करके सोनभद्र तक पहुंचाने के लिए जो विंध्य एक्सप्रेसवे है वो, और चौथा है हमारे पास बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे। ठीक, इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है इसके साथ साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए 461 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ध्यान रखिएगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो जो एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है, रक्षा औद्योगिक गलियारा जा रहा है, उसको और मजबूत करने के लिए 461 करोड़ रुपए का इस बजट में अलॉटमेंट किया गया है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के डेवलप होने के बाद यहाँ पर 9,500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, यानी कि 9,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सरकार के द्वारा होने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत। ठीक, ये जो नए एक्सप्रेसवेज यहाँ पर बन रहे हैं, नए एक्सप्रेसवेज के प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश की जो सड़क कनेक्टिविटी होगी,
जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसको मजबूती मिलेगी। वहीं जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, रक्षा औद्योगिक गलियारा है, इसके विकास से राज्य में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं इन एक्सप्रेस वेज के डेवलपमेंट होने से जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उससे टूरिज्म, व्यापार और जो दूसरी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, परिवहन सुविधाएं हैं, उनका भी सुधार होगा, जिससे कि राज्य की जो इकोनॉमी होगी वो इकोनॉमी और तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। वहीं एक और चीज है झांसी की गरौठा तहसील में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बाउंड्री वॉल, बिल्डिंग निर्माण और सुरक्षा उपकरणों की स्थापना भी इस जो प्रोजेक्ट है ऊपर इसमें शामिल है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टूरिज्म है उसके डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी इम्पोर्टेंट जो बजट एलोकेशन यहाँ पर किए गए हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सप्रेसवेज का जो एक्सटेंशन किया जा रहा है, और अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है, एयरपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बजट में प्रपोज किए गए हैं, ये जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को ये बहुत तेजी से बढ़ावा देने वाले हैं। एक और चीज यहाँ पर हम लोगों ने भी कुछ देर पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की बात की थी, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा लखनऊ को। यानी कि लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का विकास किया जाएगा, और इसके लिए 5 करोड़ रुपए का जो है वो बजट में अलॉटमेंट किया जाएगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी है लखनऊ में, यानी कि जो एआई सिटी है, ये 70 एकड़ के एरिया में इसको बनाया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के एस्टैब्लिशमेंट का, ये प्रोजेक्ट लखनऊ को देश के इम्पोर्टेंट आईटी हब की कैटेगरी में लाने का काम करेगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। ये जो एआई सिटी होगी, ये फ्यूचर के आईटी प्रोजेक्ट्स के लिए कैटलिस्ट का काम करेगी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आईटी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए एक एक शुरुआत का काम बेसिकली ये कर रही है। इसके अलावा एरो सिटी यहाँ की स्थापना की भी बात हो रही है, और राज्य सरकार जो है वो यूपी एरो स्पेस और डिफेंस यूनिट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2024 के तहत जो एरो सिटी प्रोजेक्ट है उसको भी बढ़ावा देने की बात उसने यहाँ पर बजट में की है। जो ये एरो सिटी होगी वो 1500 एकड़ में फैली होगी, जिसमें जो मॉडर्न और जो एडवांस्ड फैसिलिटीज होंगी, जैसे कॉमर्शियल ऑफिसेज, 7 स्टार होटल्स, पार्क, कन्वेंशन सेंटर्स वगैरह इसमें शामिल होंगे। और ये जो एरो सिटी परियोजना है, ये भी लखनऊ में ही लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाएगा। ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं एआई सिटी और एरो सिटी के, ये उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक आकर्षक जो डेस्टिनेशन है उसको बनाने में सहायक होंगे, और इससे उम्मीद है कि देश और देश के बाहर से जो इन्वेस्टर्स होंगे वो यूपी में आके इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। दूसरी एक बात यहाँ पर और है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक विजन है उत्तर प्रदेश को डिजिटल और इंडस्ट्रियल उत्तर प्रदेश बनाने का। तो ये जो दोनों परियोजनाएं हैं एआईसीटी और एरो सिटी, ये दोनों परियोजनाएं उस विजन को पूरा करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया एक इम्पोर्टेंट कदम भी है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए भी 3 करोड़ रुपए का जो है बजट अलॉटमेंट किया गया है। तो ये योजनाएं और इनके लिए जो बजट का अलॉटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसकी बिल्कुल शॉर्ट में पॉइंट की समरी बना लीजिएगा। अगर हो सकेगा तो मैं ही बाद में इसकी समरी बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप इसको बना सकें। फिर है हमारे पास सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, यानी कि एमएसएमई जो सेक्टर है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एमएसएमई सेक्टर है, अभी जो यूनियन बजट है उसमें एमएसएमई सेक्टर की डेफिनेशन चेंज करी गई है। वो डेफिनेशन क्या है मुझे कमेंट में आप बताइए कि अब कौन से क्राइटेरिया सेट कर दिए गए हैं, जिनके आधार पर हमें पता करेंगे कि कौन सी जो एंटरप्राइज है वो माइक्रो है, कौन सी स्मॉल है और कौन सी मीडियम है। ठीक, खैर हम लोग यहाँ पर यूपी बजट की बात कर लेते हैं। तो जो यूपी सरकार है उसने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इम्पोर्टेंट बजट में इम्पोर्टेंट प्रोविजंस किए हैं। अगर हम देखें तो ये जो एमएसएमई सेक्टर है, ये देश में एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर माना जाता है, दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करने वाला सेक्टर माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में भी सेम
सिचुएशन है इसकी। ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बजट में भारी और मध्यम उद्योगों के लिए 23,999.76 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया है, अलॉटमेंट किया है। वहीं प्रदेश के जो एजुकेटेड और प्रशिक्षित ट्रेंड जो युवा हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़कर नए माइक्रो इंडस्ट्रीज को, नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार के द्वारा जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे उसके लिए एक योजना शुरू की गई थी 2024-2025 में। इसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है। और इस योजना के लिए 2025-26 के इस बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसके लिए? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए, जो 2024-25 में शुरू किया गया था, उसके लिए 2025-26 में 1,000 करोड़ रुपए का बजट अलोकेशन किया गया है। ये योजना किससे संबंधित है? जो शिक्षित और प्रशिक्षित युवा हैं उनको स्वरोजगार में जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना का काम के लिए जो वित्तीय संसाधनों की जरूरत है वो इस योजना के अंतर्गत, इस अभियान के अंतर्गत उनको प्रदान किए जाते हैं। ठीक। वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए भी 225 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक। फिर आ जाते हैं हम लोग अगले में, जो है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स को सरकार ने बहुत इम्पोर्टेंस दी है। जो हम लोगों ने अभी लखनऊ में देख लिया कि वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का डेवलपमेंट किया जाएगा, वो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से ही तो संबंधित है। तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक नीति है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017 की थी, और इसके अंतर्गत 23,203 करोड़ रुपए, और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 के अंतर्गत 7,004 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक। इन नीतियों के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको उत्तर प्रदेश में आने के लिए इनवाइट कर रही है। उनको कई सारी सुविधाएं देने की बात इन पॉलिसीज में की गई है, और इन पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस होकर ये कहा गया, बजट में बताया गया कि 23,203 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, और आईटी जो जो पॉलिसी है उसकी वजह से 7,004 करोड़ रुपए का जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक। अगर हम देखें आगे तो राज्य सरकार जो है वो अपनी, उसकी एक डाटा सेंटर पॉलिसी है। डाटा सेंटर हम लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार है वो 3 डाटा सेंटर्स उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश करवाना चाहती थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने डेटा सेंटर का स्टैब्लिशमेंट करवाने का टारगेट रखा गया था? 3 डाटा सेंटर पार्क्स के स्टैब्लिशमेंट का यहाँ पर टारगेट रखा गया था। लेकिन अब इसमें कर दिया गया है चेंज, इसमें कर दिया गया है अमेंडमेंट, और इन डाटा सेंटर पार्क की संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया है 8। ठीक। तो अब कितने डाटा सेंटर पार्क्स का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में? 8 का किया जाएगा, और इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो अनुमानित है। इन डाटा सेंटर्स की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? 900 मेगावाट। तो ये ध्यान रखिएगा कि कितने डेटा सेंटर पार्क्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे? 8 किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इनकी कैपेसिटी कितनी होगी? 900 मेगावाट होगी। और इनके लिए कितना खर्च, इनमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्रदेश में? 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इनके लिए होगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव वही है, उत्तर प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर हब के रूप में डेवलप करना। ठीक है। यहाँ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेशल जो ध्यान है वो दिया है। ठीक है। और इन डेटा सेंटर पार्क्स की स्थापना से उत्तर प्रदेश जो है वो फिर से एक इम्पॉर्टेंट डिजिटल हब के रूप में उभरेगा, और टेक्नोलॉजिकल जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो उत्तर प्रदेश में उनको बढ़ावा मिलेगा, और ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को एक बूस्ट देने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने का काम करेंगे। वहीं अगर देखें तो साइबर सुरक्षा से जुड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क के लिए भी 3 करोड़ का प्रावधान किया गया, हम लोगों ने अभी देखा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए का एडिशनल जो बजट है वो यहाँ पर अलॉट किया गया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में
जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 जारी की गई थी, प्रख्यापित की गई, मतलब जारी की गई थी। और सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए डेडिकेटेड प्रोविजंस लागू करने वाला, डेडिकेटेड प्रोविजन शुरू करने वाला जो उत्तर प्रदेश है वो देश का चौथा राज्य है। ये इंपॉर्टेंट है, चौथा राज्य है। अगर हम देखें तो ये जो नीति है, इस नीति के तहत राज्य में सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको स्थापित करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। ये जो पॉलिसी है ये उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में एक लीडर बनाएगी। वहीं अगर हम लोग देखें तो राज्य में कुल 8 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उनके स्थापित किए जाने की बात चल रही थी, हम लोगों ने अभी देखा था कुछ देर पहले। लेकिन इनमें से जो 3 है वो पहले से ही संचालन में है, वो पहले से ही ऑपरेशनल है। ये पहले जो 3 ऑपरेशनल है ये कौन कौन से हैं? ये हमारे पास एक है SGPGI में, यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में है। कौन सा वाला है यहाँ पर? ये SGPGI में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टैब्लिश किया गया है। तो ध्यान रखना है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किया गया है वो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। वहीं जो दूसरा है वो IIT कानपुर का जो नोएडा परिसर है, IIT कानपुर का जो नोएडा परिसर है वहां पर स्टैब्लिश किया गया है। और वहां पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है ना। तो IIT कानपुर के नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया गया है। और जो तीसरा ऑपरेशनल है वो IIT कानपुर में है। ठीक, और ये किससे रिलेटेड है? ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तीसरा है IIT कानपुर परिसर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होकर ऑपरेशनल हो गए हैं, परिचालनरत हो गए हैं। तो ये 3 IIT कानपुर का, कानपुर में ही जो इनका इंस्टीट्यूट है वहां पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का, और IIT कानपुर का जो नोएडा वाला परिसर है वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहा है। ठीक है, ये जो यूपी हम लोगों ने इतना अभी देखा तो हम लोग ये समझ गए होंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो बजट है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेके आया है। ठीक, वहीं अगर जो हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि AICT और डेटा सेंटर पार्क की स्थापना से राज्य में क्या होगा, राज्य में जो टेक्नोलॉजिकल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, आएंगे। सेमीकंडक्टर नीति और इन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जब इन्वेस्टमेंट होगा, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल महाशक्ति, देश के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। तो ये हमारा पहला पार्ट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं इस बजट की वीडियो को 3 पार्ट में लेके आऊंगा। आज हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम लोग एक एक चीज जो एग्जाम के लिए जरूरी है उनको हम लोग लेके चलेंगे। ये वीडियो प्री के लिए ही नहीं बल्कि आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो इसको इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।